नमस्ते, मैं कमलेश यादव। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना जीवन समर्पित करने वाले और छत्तीसगढ़ प्रांत प्रमुख विद्या भारती के और साथ ही क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का भी दायित्व निभाने वाले श्री जुड़ावन सिंह ठाकुर जी के साथ भी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए पहले हम फ्रंट पेज की खबरों की जानकारी दे दें। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन, अब कल तय होगा। भाजपा ने सीतारमण रूपाणी को बनाया केंद्रीय पर्यवेक्षक। इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई और ये खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है। 5 साल बाद फिर जनता चुनेगी महापौर और अध्यक्ष। निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण की सीमा 50% तक होगी। रायपुर की खबर है। प्रतापपुर नशे में बंदूक लेकर स्कूल में शिक्षिका को हेडमास्टर ने डराया धमकाया, जांच के बाद निलंबित। सहमति बनी। संसद में 7 दिन के बाद गतिरोध टूटा। आज से कामकाज शुरू। दिल्ली की खबर है। शायद सरकार का बड़ा फैसला, जनता सीधे चुनेगी निगम महापौर और पालिका अध्यक्ष। इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई है। एकलव्य का अजूबा हॉस्टल, जहां नहाती हैं लड़कियां, वहां टांग दिया गया कैमरा। नारायणपुर की खबर है। पीएससी टॉपर से मिले सीएम, कहा पारदर्शिता से करें दायित्वों का निर्वहन। निवेशक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। नई दिल्ली से खबर है। देश की कोयले की 18% सप्लाई कोरबा से, यहाँ के गेवरा से ही 70 मिलियन टन का लक्ष्य। ये रायपुर से प्रमुखता से खबर छापी गई। शेडिंग से मंदिरों में सिमटे इस्कान पुजारी, भगवा नहीं सादे कपड़ों में बाहर जाने पर मजबूर। भारत आ रहे 83 इस्कान अनुयायियों को बॉर्डर गार्ड ने लौटाया। ये ढाका चटगांव से मिलाकर खबर छापी गई है। पाक नौसेना की ताकत बढ़ा रहा चीन, नेवी चीफ ने बात कही। नेवी चीफ एडमिरल त्रिपाठी का खुलासा। यूपी संभल जाने से रोकने पर लखनऊ में कांग्रेस नेताओं और पुलिस में झड़प। प्रतिबंध हटने के बाद जाएंगे संभल कांग्रेस नेता। बिहार के नक्सल प्रभावित जमुई में अब रात में भी ठहरेंगे देसी विदेशी पर्यटक। 12 एकड़ में बनेगा वेटलैंड। 130 प्रजातियों के पक्षी देख सकेंगे। यातना पुलिस के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं, हाई कोर्ट ने तिरुवनंतपुर में बात कही है। प्रताड़ना मुद्दे पर केस चलाने के लिए मंजूरी जरूरी नहीं। ये खबरें फ्रंट पेज की। इस पर थोड़ी सी चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। वो महत्वपूर्ण खबर जो अभी मैंने बताया कि बांग्लादेश के हालात कैसे हैं, उससे जुड़ी और खबरें हैं। वहाँ जो चिन्मय प्रभु जी को जो वकील जो उनको सहयोग कर रहे थे, उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। थोड़ी देर पहले खबर आई है। वो मरणासन्न स्थिति में है और चूंकि आज प्रभु जी की याचिका पर सुनवाई होनी है और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि कोरबा में जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ ज्यादती हो रही है, उससे यहाँ का जनमानस उद्वेलित हो गया है और वो सड़क पर आज उतरने वाला, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले बात कर लें थोड़ा सा पॉलिटिकल। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, लोगों को बड़ी उम्मीद थी। उम्मीद के अनुरूप वहाँ रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद जो लग रहा था कि बड़ी जल्दी इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन वहाँ 3 वो जो ट्रायंगल में फंसा हुआ है मुख्यमंत्री का पद, इससे लगता नहीं कि जो जिन लोगों ने बड़े अच्छे मनोभाव से इन तीनों दलों को सिरमौर बनाया, अब उनको कष्ट हो रहा होगा कि आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए बनाया है जी, और उनका एक व्यापक दृष्टिकोण है, जिसके चलते बहुत जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। जो है वो तो अकेले भी सब कुछ करने के लिए मतलब आज की परिस्थिति में हाँ किसी एक को लेकर के बना सकते हैं, लेकिन एक सहज रूप से सबके साथ में एक सामंजस्य बन जाए, तो वो सामंजस्य बनने के बाद जब कुछ होता है तो वो टिकाऊ रहता है जी। इसलिए जो शिंदे जी ने भी कुछ अपनी नाराजगी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के थोड़ा सा वो दिखाया, मन की बात कह दिया उन्होंने कि भाई हमको बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं लोग। तो फिर कुल मिलाकर के अभी तो सामंजस्य बनाने की ओर बहुत अच्छा कदम गया है। और शिंदे फडणवीस में आपस में जो बातें और जिस प्रकार से वो होता है, ये ऐसा नहीं लगता कि उनके मन भेद हैं। 2.5 साल तक एक साथ काम किए। एक दूसरा फडणवीस जी के जो एक बड़े मन कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री के बाद उनको जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो कोई भी नानुकुर नहीं, सीधा पार्टी जो बोलेगा वो हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। तो उस भाव को समाज के लोगों ने जिस प्रकार से व्यक्त किया, तो शिंदे जी को भी लग रहा है और एक सामंजस्य की स्थिति बन गई है, ऐसा कल तक के समाचार में आया है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनी होगी तब 2 लोग आ रहे हैं, सीतारमण जी और रूपाणी जी, बैठ करके इनको समझा के रास्ता उसका निकाल लेंगे। और एक बात
जो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाता है तो डिमोशन होता है, और पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना, तो मुझे लगता है कि कल ही कुछ लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा यार इसके पहले भी हुआ है। अखंड मध्य प्रदेश के समय हम लोगों ने देखा कैलाश जोशी जी मुख्यमंत्री रहे और बाद में वो सुंदरलाल पटवा जी के साथ मंत्री की भूमिका में भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा इतिहास में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में तो चूंकि अनुशासित पार्टी मानी जाती रही, अभी अलग बात है कि धीरे धीरे उच्छृंखलता वहाँ भी आ रही है, लेकिन अभी भी बनिस्बत और के वहाँ पे पार्टी नेतृत्व का शीर्ष का जो अभिमत होता है, उनका जो निर्देश होता है, उसको मानने के लिए विवश होते हैं नीचे के लोग। छत्तीसगढ़ की बात कर ले, 5 साल बाद फिर जनता चुनेगी, महापौर और अध्यक्ष, निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण की सीमा 50% तक होगी। यानी हम भूपेश बघेल की सरकार से पहले, यानी इसके पहले जो नगरीय निकाय चुनाव हुआ था तो वहाँ हमने सिर्फ 1 वोट डाला था। उसके पहले लगभग 20 वर्षों तक हम लोगों ने 2 वोट डाले थे। फिर से 2 वोट डालने की स्थिति निर्मित हो रही, यानी आप सीधे महापौर को चुनेंगे और साथ में पार्षद को। ये भूपेश बघेल जी ने जब ये नियम लाया था तो उस समय कुछ शीर्ष नेताओं से बात हुई तो बोले भाई हम लोग तो इसलिए कर रहे हैं परिवर्तन कि पार्षद कम भी चुने रहेंगे तो हम जैसे तैसे करके अपना अध्यक्ष बना लेंगे, और कहीं नहीं बना पाए तो हमारी बेइज्जती होगी। और उसकी वजह से उन लोगों ने 14 नगर निगम जो छत्तीसगढ़ में, सब पे वो काबिज हो गए। तो उसमें कोरबा भी शामिल था। भाजपा के पार्षद ज़्यादा थे, फिर भी कांग्रेस का महापौर बन गया। तो उससे अब नगरीय निकाय भी बचेगा और हम और आपको एक और वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा, तो इससे कुछ लोकतंत्र मजबूत होगा। बिल्कुल, इसमें तो एक प्रकार से समाज के बीच में पारदर्शिता का जो भाव है कि समाज ने ही चुना महापौर, और जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो सब चलता है महापौर के चुनाव की दृष्टि से। खरीद फरोख्त होता है, सब कुछ होता है, ऐसा कुछ होगा नहीं। और जनता को भी लगेगा कि हमारा ही चुना हुआ महापौर है, इसलिए मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय है ये। हाँ, और अमूमन होता है कि इस बार भी हुआ कि महापौर एक वार्ड से चुनाव जीते थे, पार्षद का चुनाव, तो उनको ये लगता था कि यहीं के लोगों ने हमको महापौर बनाया है, तो उनका ध्यान वहीं पे रहता है। और महापौर जब पूरे इलाके से उनको वोट मिलता है तो सबके प्रति वो समान दृष्टि रखते हैं, एक एक भाव अपने आप जागृत होता है, मनुष्य का स्वभाव है। अब हम बात करते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है। एक खबर मैंने आपको बताया ना, वो खबर मैं भी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों से चर्चा करने जब आ रहा था तो उस समय उसको पढ़ रहा था, तो उसमें ये बताया गया है कि इस वक्त जो बांग्लादेश के हालात हैं वो हालात इस तरह के हो गए हैं कि वहाँ जो इस्कान के लगभग 2 लाख सदस्य हैं वो सारे के सारे लोग अब बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो निकल भी रहे हैं तो जो उनका गेरुआ वस्त्र होता है, भगवा वस्त्र होता है, उसको छोड़ करके सादे कपड़े पहन के निकल रहे हैं। उनको ये भय है कि अंदर भी हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है, बाहर निकलेंगे तो बाहर भी हो सकता है। और इसी बीच में खबर आई कि कट्टरपंथियों ने चिन्मय प्रभु के वकील पर गंभीर हमला किया, घातक हमला किया। उनकी हालत गंभीर है और उनके घर को भी तहस नहस कर दिया गया है। आज चिन्मय जी की जमानत पर सुनवाई होनी है। ये खबर अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक हुई है। कुल मिलाकर बांग्लादेश अपनी औकात पे आ गया कह लिया जाए। ऐसा गीता में भगवान कृष्ण ने जो कहा है, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति ये बहुत गहन होता है। और आज ये स्पष्ट हो रहा है कि जिस भारत ने बांग्लादेश का निर्माण कराने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी जी, आज उसी को जिस यानी उस हिंदू समाज को उस ऐसे एक लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास रखने वालों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये लगता है कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है जी। इसके लिए विदेशी सरकार जो भी है, जिनकी भी भूमिका उसमें होगी अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए, और जो भी हुआ बांग्लादेश में जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन को प्रभावित करने का प्रयास हुआ, और उसका ये परिणाम है कि आज शीर्ष में जो बैठे हैं वो भी अपनी आँखें मूंदे हुए, अभी ये स्पष्ट दिख रहा है कि वहाँ पर किस किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। सत्ता चाहे तो उसको सबको नियंत्रित कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है। कुल मिला करके आज स्थिति हिंदू समाज की जिस प्रकार से है, तो ऐसा लगता है कि भविष्य में बांग्लादेश कभी 2 टुकड़ा ना हो जाए। इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर निर्माण करने में उनकी स्वयं की भूमिका है जी। तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने सरकार आज जो वहाँ की स्थिति देख रही है जी, अपने यहाँ के समाज, भारत के जो भारतीय जनता है वो भी मन से जो उद्वेलित हो रहे हैं,
परंतु उसका जो जिस प्रकार से एक जागरण होना चाहिए, आम जनता में जिस प्रकार से संदेश जाना चाहिए, वो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और जिसने कुछ गया तो है, लेकिन फिर भी जन जन में एक भाव जो व्याप्त होना चाहिए और उसका एक पुरजोर जो विरोध होना चाहिए, वो अभी नहीं हो रहा था। जी 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 जी। एक बात और आती है, मैं आप बात कर रहे तो मेरा ध्यान दूसरी तरफ जा रहा था कि लोग जो कहते हैं ना कि जिसकी जैसी परवरिश होगी, जी, जैसा उसका डीएनए होगा, वो बाद में असर दिखाता है। बिल्कुल। तो घृणा की राजनीति के बदौलत पाकिस्तान बना, और उन दोनों के पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान के आपसी घृणा की वजह से जी, बांग्लादेश बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये घृणा उनके डीएनए में आ गया है, कह लिया जाए। बिल्कुल। वैसे भी इतिहास में देखा जाए तो जिस वर्ग के वो लोग हैं, उनके शासक जो रहे हैं, वो अपने ढंग से ही सत्ता चलाए हैं, अपने ढंग से ही उन्होंने राजनीति की है, तो वो कहीं ना कहीं असर तो रहेगा। बिल्कुल, जो आपने कहा ना डीएनए, तो डीएनए के साथ ही साथ उनका और परवरिश, ये दोनों बातें जो है ना बहुत लंबा समय तक के प्रभावित करता है जी। अब वो उनके मन में एक प्रकार से ये जो भाव जगता है कि हम यहाँ पर इतने दिन तक काबिज रहे, ऐसा सत्ता का हमने सुख लिया। हाँ, 600-800 साल हमारी बात साथ रही। ये इसको भड़काने का काम कुछ जो इस प्रकार के मानसिकता रखे, सभी ऐसे नहीं है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसको अमानवीय दृष्टिकोण की ओर बढ़ाते हैं। और जहाँ जिस प्रकार से भीषण नरसंहार आज बांग्लादेश में जिस प्रकार से हो रहा है, तो उससे तो स्पष्ट होता है, दिखाई पड़ता है कि यानी हम सुधरेंगे नहीं, ये स्पष्ट संकेत वो दे रहे हैं। तो और उनके मन में कहीं डर नहीं है कि इतना बड़ा देश भारत, पश्चिम बंगाल जो हमारा जो हिस्सा है, मतलब हमारा जो राज्य है एक, वहीं के लोग अगर निकल पड़ेंगे तो बांग्लादेशियों को दुरुस्त कर देंगे। ये राष्ट्रभाव है ही नहीं ना, जिनमें राष्ट्रभाव है जी, वो तो आज अलग थलग पड़ गए, उनका तो निष्कासन हो गया। यानी एक प्रकार से वहाँ है भी जो, उनको भी कोई उनको प्राथमिकता देने वाली बात नहीं है वहाँ पर। जैसे अभी कल समाचार आया कि इस बार 15 अगस्त को जो मुजीब रहमान के जो उसमें शोक दिवस जो रखते थे, 16 दिसंबर है उनके यहाँ, 16 दिसंबर 15 अगस्त, अच्छा 16 दिसंबर आज़ादी, 15 अगस्त 1975 को उस दिन वो मारे गए थे। तो उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाते थे जी। क्योंकि वो वास्तव में वहाँ देखे तो बांग्लादेश के निर्माता के रूप में वो जो स्थापित हुए थे, और उनका नृशंस हत्या सिर्फ उन्हीं का नहीं, पूरे परिवार को मार डाले थे। तो इसलिए उसको एक शोक दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन इस बार ये तय किए, उन्होंने मांग किया कि ये शोक दिवस इस बार न मनाया जाए। तो ये वहीं के लोगों के प्रति इस प्रकार की जो मानसिकता है, उनके मूर्ति को तोड़ना, ये सब क्या दिखाता है? तो एक पक्ष जो है वो राष्ट्रभाव की ओर अपना कदम बढ़ाता है, तो दूसरा जो एक वर्ग है वो उसको तोड़ने का प्रयास करता है। जी, कुल मिलाकर उसके पीछे जो पाकिस्तान की रणनीति है, उस समय भी जब शेख मुजीबुर रहमान जी की हत्या हुई थी, उनके परिवार को मारा गया था, तो उस समय भी यही कट्टरपंथी उसमें अपनी भूमिका निभाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी 71 में देश टूटने के बाद, पाकिस्तान के टूटने के बाद से ही वो लोग सक्रिय रहे, लगातार कोशिश करते रहे। पहले तो सफलता नहीं, लेकिन अभी सफल हो गए वो। अब उसमें सफलता के पीछे जो बताया ना कि कुछ विदेशी ताकत भी, अमेरिका और चीन की भी भूमिका रही है, उनकी भी भूमिका रही है। और वहाँ की जो द्वीप में उनका जो नज़र है कि वो सामरिक दृष्टि से अगर हमें मिल जाए तो हम वहाँ बैठे बैठे भारत के ऊपर भी नियंत्रण रख सकते हैं, और सारे जो भी आसपास के पड़ोसी देश है उन सबको नियंत्रित करने के लिए हमको एक प्रमुख स्थान मिल जाएगा। इसलिए इसका विरोध तो शेख हसीना ने किया कि हम नहीं दे सकते उसको, और उसका परिणाम था कि आज उनको गद्दी से हटाया गया। ये पूरा जो प्लानिंग था उसमें भी कहीं न कहीं विदेश की भूमिका रही है, और इनको ऐसा लगता है कि इनका संरक्षण मिल रहा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जो दोनों बातें हैं, इसके कारण से ही आज ये स्थिति निर्मित हुई है, समझे लगता है। जी जी, बिल्कुल। स्थिति निर्मित होने के पीछे, निर्माण करने वालों के पीछे जो लोग हैं, बांग्लादेशियों को भी पता होगा, हम लोग जो भारतीयों को पता है तो उनको भी पता होगा। ये उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जुड़ान भैया, जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं और लंबी हमारी सीमा रेखा भी है जी, वो बड़े आसानी से यहाँ चले आते हैं। मैं कल एक खबर पढ़ रहा था कि अगरतला से एक बस कोई आती है जो ढाका होते हुए भारत आती है जी, तो इसमें माना जाता है कि अगर
एरोप्लेन से वो आएंगे तो इतना महंगा पड़ता है लोगों को कि वो सफ़र ही नहीं कर सकते, बस उनको सस्ती पड़ती है। जी क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसमें से घुस करके आते हैं, उस बस को भी रोक दिया गया, उसको भी लाने नहीं दिया जा रहा। तो जहाँ हम इतना नज़दीक हों कि बांग्लादेशी भारत में आ जाते हैं, भारत वाले वहाँ चले जाते हैं, इस तरह की स्थितियाँ हैं, तो ये जो बॉर्डर के इलाके के लोग हैं इनके मन में भी नहीं आ रहा है कि यार हमारा तो ये संबंध जो इस तरह का है, इसमें भी कटुतापूर्ण करने में पाकिस्तान अपनी भूमिका निभा रहा है, तो हम लोग भी जरा बोलें, नहीं, क्योंकि वो तो अपनी चाल खेल करके चल देगा। वो स्थिति देखते हैं ना, बोलने का अगर प्रयास किया जाता है तो उनका जो बोलती बंद कर दिया जाता है, जो बोलने वाले हैं उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए मजबूरीवश लोगों के मन में तो है जी। बहुत सारे लोग, पश्चिम बंगाल की स्थिति देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति जो है वो बांग्लादेश के कारण ही इस प्रकार से जो उनको बल मिलता है कि हाँ, उनको खुश करने के लिए जो हरकतें होती हैं। जी। तो ये जो बीच के जो सीमांत क्षेत्र के जो लोग हैं उनके मन में भी ये बात आई है, और दबे जबान से ऐसा उनका भी चल रहा है कि हमको तो अलग देश बना लेना चाहिए। जी जी, यानी यहाँ तक के सोच रहे हैं, तो मन में नहीं होगा ऐसी बात नहीं है जी। परंतु वही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ऐसा जो बोलते हैं, एक ऐसी स्थिति वहाँ निर्मित हो गई है जी, कि जी। जो इस सब घटनाक्रम को मुखरता से सामने लाने वाला अपने कृष्णदास जी जो चैतन्य प्रभु हैं जी, और उनको कैद में डाल दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके अनुयायियों को प्रताड़ित किया जाता है। ये सब जो बातें हैं आज हिंदुस्तान में भी, अपने देश में इस बात को देखा गया, समझा गया कि इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं है क्या करेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो स्थिति तो आज की तारीख में देश में बन रही है। एक बात और आती है कि जब हम खबर ये पढ़ते हैं कि वहाँ पे इस्कॉन के हजारों मंदिर हैं, सैकड़ों मंदिर हैं, और 2 लाख से अधिक अनुयायी हैं, तो हरे रामा हरे कृष्णा करके जो झूमने वाले लोग हैं वो कृष्ण के अनुयायी हैं, तो कृष्ण शांति की बात करते हैं, सुदर्शन चक्र भी उठा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समय पर उन्होंने ये किया है ना, मैंने खुल करके ऐसे लोगों के विरोध में उतरना, ये एक प्रकार से अपना वैचारिक चक्र सुदर्शन ही उन्होंने घुमाया जो उनको रास नहीं आया। और आज जैसे आज के समाचार में आप जो बता रहे हैं कि भगवे कपड़े में भी उनको निकलना मुश्किल हो गया है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, इस प्रकार की जो स्थिति बनी है, इसके कारण से आज एक जन आंदोलन खड़ा करना बहुत ज़रूरी है, जो लोगों के मन में इस प्रकार के भाव जागृत हो कि जो हो रहा है इसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल, उस जन आंदोलन की बात हम करेंगे जो आज पूरे देश में होने वाला है। कोरबा में भी उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। एक और खबर इसी से अगर मैं उसको जोड़ूं, इजराइल में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने से या लगा करके बात करने से आप आवाज़ अपनी जो दूर तक पहुंचाने थे उसको पहुंचाते थे, उस पर रोक लगाने की जो इजराइल ने कोशिश की, अगर भारत में होता तो क्या होता? अब ये स्थिति ऐसा है कि भारत में तो हम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्व देते हैं जी, इसलिए इस प्रकार की बात, उनके यहाँ भी चुनाव होता है, ऐसा नहीं है? इस प्रकार की बात जो कोर्ट ने तय कर दिया, जो कोर्ट के माध्यम से जो बातें आती है, संविधान का सम्मान करने के कारण, और लोकतंत्र में होना ही चाहिए। इस प्रकार की स्थिति तभी निर्मित होती है जहाँ पर जिद्द काम करता है। जी, कहीं पर ऐसी मानसिकता है, हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार के भारत के लोगों में ऐसा है कि कोई बात चल रही है, वहाँ पर अगर कोई इनका नमाज का समय हो गया, वो हो गया, तो उसको बंद कर दिया जाता है। ये सिर्फ भय के कारण होता है, ऐसा नहीं है कि उनको डर से हम एक सम्मान देते हैं। तो जो सम्मान ये वर्ग दे रहा है वही सम्मान उस वर्ग को भी देना चाहिए कि स्थिति निर्मित ही नहीं होगी। जी जी, होता कभी कभी उल्टा है, इस कारण से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और खबर, यूपी संभल जाने से रोकने पर लखनऊ में कांग्रेस नेता और पुलिस में झड़प। संभल में जो कुछ हुआ है, अजमेर में जो कुछ हो रहा है, इन सब बातों को लेकर के भी कहीं दबी जुबाएं बातें की जाने लगी हैं कि यहाँ अगर कुछ होता है तो उसका असर दूसरी जगह भी पड़ता है। तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, तो जो कहते हैं ना लोग कि तुमसे नहीं सकूंगा तो तुम्हारे बेटे से सक जाऊंगा, बिल्कुल तो ऐसा कर रहा है क्या पाकिस्तान या बांग्लादेशी कट्टरपंथी तंजीमें जो है ऐसे ही है, कुछ तो है, कुछ वो भी बात रहती है।
परंतु उसका भी तो क्रिया का प्रतिक्रिया होता ही है जी वो अगर इस प्रकार की मानसिकता से सोचेंगे तो दूसरे तरफ भी उस प्रकार की बातें आती है जी लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है संभल वगैरह की जो घटना है वो तो दिखावा के लिए था वो दिखावा के लिए था कि अगर योगी जी जाने नहीं देंगे बोल रहे हैं तो हमको जाना ही है ये शो करेंगे जाएंगे नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शोबाजी करते हैं उसमें सपा के भी कांग्रेस के भी कुछ लोग दौड़ा दौड़ा के मारे भी पुलिस वालों ने पकड़ पकड़ के लाया जब मना किया गया तो क्यों आए हैं यहाँ पर तो ये एक अपना नाम सामने लाने के लिए और एक राजनीतिक छवि बनाने के लिए इस प्रकार की सस्ते लोकप्रियता का सहारा लिया जाता है लेकिन संभल वाली घटना में जिस प्रकार की दृढ़ता का परिचय सरकार दे रही है लगभग वही जनमानस में भी है और उसके पीछे अगर हम देखें तो बांग्लादेश में जो हो रहा है नरसंहार हो रहा है उसकी भी प्रतिक्रिया एक मानसिक रूप से तो होता ही है। जी 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 एक खबर और है वो आरएसएस से जुड़ी हुई है जी। मोहन भागवत जी ने कह दिया 3 बच्चे पैदा करना चाहिए हमको। वो जो एवरेज है औसत है वो कम हो रहा है और आगे चल के इसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। उन्होंने जो तकरीर की है उन्होंने जो पक्ष रखा उसमें यह है कि धीरे धीरे जैसे जापान में चाइना में या दूसरे राष्ट्रों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई है युवा कम हो गए हैं वो स्थिति हमारे यहाँ बाद में हो जाएगी इसलिए आप बच्चे ज़्यादा पैदा करो एक और बढ़ा लो। तब उस पर कांग्रेस की एक नेत्री ने कहा कि हमको खरगोश बना लिए हैं क्या कुछ और लोग उसमें राउत जी हैं क्या संजय राउत क्या नाम है वहाँ वाले महाराष्ट्र वाले वो कुछ बयान दे रहे हैं। तो ये अगर कोई चीज़ ऐसी कही जाती है कि जो आने वाले 15-20 वर्षों बाद उसका लाभ हमको दिखाई देता है उस पर जो तर्क रखे जाते हैं वो तर्क भी स्वीकार्य तर्क होते हैं। लेकिन मोहन भागवत जी ने कहा इसलिए विरोध करना शुरू कर दो ये जो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है किसी भी अच्छी नीति का अच्छे बयानों का भी लगता नहीं कि सब कुछ वोट की राजनीति से ही जोड़ कर बात यह है कि वही बात कल जो आई ना कि मोहन भागवत ने ये कह दिया मोहन भागवत जहां पर अपने को लाभ पहुंच रहा है वहां तो मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छा कहा है जी मस्जिद हर मंदिर में वो मस्जिद में हर मस्जिद में मंदिर में अब उसको सारा लेकिन उन्होंने इस प्रकार की जब बात की तो उसका भी समर्थन करो ना जी। उन्होंने ऐसे ही नहीं तर्क दिया है उन्होंने एक पहली बात तो यह है कि उन्होंने 3 का ही कहा है हमारे ऐसे भी एक अधिकारी थे जिन्होंने कम से कम 4 बच्चा पैदा करना चाहिए उन्होंने कहा था एक समाज के लिए भी होना चाहिए एक अपने धर्म संस्कृति की रक्षा पहले जैसे हुआ करता था जैसे पहले हुआ करता था और वो अगर नहीं होगा तो पंडित स्वामी राम सुखदास जी जो एक बहुत माने जाने माने रामायणी थे और उन्होंने जो किया था समाज के लिए कुछ वो छिपा नहीं है कि वो अपना नाम अपना यश अपन या कुछ भी नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था कि जब ये हम दो हमारे दो का भी जो चल रहा है इस प्रकार से अगर चला तो प्रत्येक वंश का 50 साल बाद वंश समाप्त हो जाएगा जी। उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि पहले जैसे 8-8 10-10 बच्चे होते थे उनमें कितने जीवित रहते थे जी। फिर कितने वो हुए उसका आंकड़ा देते हुए और फिर अंत में उन्होंने कहा कि ये जो है कि अगले वंश में चला उसका भी 2 हुआ वो कितना साल जिया उसके बाद गया तो ऐसे करके अधिक से अधिक 50 साल तक के जाएगा 50 साल बाद वंश समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मौसी नहीं मिल रही मामा नहीं मिल रहे धीरे धीरे तो ये स्थिति सारी माने भारत में जो पाश्चात्य संस्कृति में आंटी और अंकल वाली बात है वो तो भारत में है नहीं। यहाँ जो रिश्तों का एक फैलाव है रिश्तों की व्यापकता है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है जी जी जी। जिसके कारण से परिवार बनता था कुटुंब बनता था जी। उसमें जो कमियां आ रही है उसको ध्यान में रख के मोहन भागवत जी ने जो कहा है एक सकारात्मक विचार से लेना चाहिए उसको जी। वो कोई नकारात्मक दृष्टि नहीं है। एक दूसरा तो ये भी है ना कि अगर इस प्रकार से लग रहा है बुरा है तो फिर अपने ऊपर भी उसको स्वीकार करो ना भाई कि यानी एक पक्ष को इसलिए बोलते हैं कि दोनों को विचार करके विषय रखना चाहिए। जी जी जी। लेकिन होता यही है ना कि जब लोगों को लगता है कि इससे कहीं इनको फायदा हो जाएगा तो तुरंत उस पर कुछ न कुछ ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे कि लोग तो समझते हैं हंस देते हैं कि क्या ये पागलपन की बातें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी अच्छी बातें हमें स्वीकार होनी चाहिए हमारी अच्छी बातें आपको स्वीकार होनी चाहिए लेकिन होता नहीं ऐसा। कोरबा खबरों की जानकारी आपको दे दें पेट्रोल पुलिस पंप से एक्स्ट्रा प्रीमियम रोज हो रहा गायब बुलाई गई एक्सपर्ट की टीम। एक अखबार ने पहली खबर लगाई इस हेडिंग से वन रक्षक बनने के लिए एक पद के पीछे 241 अभ्यर्थी कल लगाएंगे दौड़। हाथियों ने मवेशियों को उतारा मौत के घाट। अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। आपसी रंजिश को लेकर की थी हत्या। ये सीएसईबी पुलिस चौकी का मामला है। भू विस्थापितों ने लंबित मांगों को लेकर
कुसमुंडा खदान का कराया काम बंद, कंगाल समेत 10 बैंकों से लोन पास, अब खपरेल घरवाले पर 3 लाख का कर्ज, फ्लोरा मैक्स की धोखाधड़ी। पहली हेडिंग, इस हेडिंग से पहली खबर एक अखबार की। पसान रेंज में हाथियों ने 5 मवेशियों को मार डाला, खदेड़ने से हो गए आक्रामक, मारपीट से तंग युवक ने मैकेनिक की हत्या कर दी। मौसम बिगड़ा तो धान कटाई थमी, 18 दिन में 4% हुई खरीदी। कोरबा की खबर है। अब हम बात कर रहे थे जिसकी, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे देश में यानी भारत में आज ऐसी खबर है कि पूरे देश में एक साथ बांग्लादेश के विरुद्ध आंदोलन का एक भाव मन में लोगों के जागृत हुआ है। उसी के तहत कोरबा में भी एक आज बड़ा आंदोलन होना है 2 बजे सुभाष चौक पर। परसों एक बैठक हुई, कल हम लोगों ने अशोक तिवारी जी जो संघ से ही जुड़े हैं, संदीप जी जिनको अभी इस आज जो आंदोलन होना है उसका संयोजक बनाया गया है, उनके साथ भी हमने चर्चा की थी। कल भी हमने ये बताया था आपको कि परसों जो बैठक हुई थी बुधवारी सरस्वती शिशु मंदिर में, वहाँ पे जगह कम पड़ गई थी, इतने लोग इकट्ठा स्वस्फूर्त, किसी को फ़ोन नहीं किया गया था। सबके मन में कहीं ना कहीं ये भाव है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के विरुद्ध है और भारतीय सभ्यता के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर भी कुठाराघात करने की जो कोशिश वहाँ पे हो रही है और जिस तरह की बीभत्स चित्र, बीभत्स वीडियो हमें देखने को मिल रहा है, हर आदमी का खून खौल रहा है और नहीं खौल रहा है तो खौलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है पूरे देश भर में, वो इसी प्रकार के भाव को व्यक्त करने के लिए है कि समाज के बीच में, समाज के सब लोगों को कहा गया है कि सभी वहाँ पर पहुँचे, एक जन जागरण की स्थिति बने। और आज जो एक भीषण अत्याचार, हिंसा, अनाचार और महिलाओं का उत्पीड़न, यानी हर प्रकार के जो उत्पीड़न वो कर सकते हैं, उस प्रकार से माँ के सामने में बेटी का सीलहरण, पति के सामने पत्नी का बलात्कार, और इस प्रकार के मतलब एक शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की प्रताड़ना आज वहाँ हिंदू समाज झेल रहा है, जो मतलब हम देख नहीं सकते। इस प्रकार के दृश्य जो सामने उपस्थित होता है तो स्वाभाविक है कि खून तो खौलना चाहिए। और ये इन परिस्थितियों से समाज को जो जानकारी मिलना चाहिए वो भी है कि नहीं, ये एक ध्यान में आता है कि बहुत लोग बताने के बाद अरे हमको तो मालूम ही नहीं है। तो आज ये है कि एक जागरूकता लाएं, अपन स्वयं आएंगे तो उसमें तो जानेंगे ही, लेकिन और भी हमारे समाज में जो अपने गली मोहल्ले में अपने साथ में काम करने वाले जो संस्थान के लोग हैं, सब में इस प्रकार का एक वातावरण बने, इस प्रकार का प्रयास आज देश भर में किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। कल्पना कीजिए जिसकी बात मैंने कही कि 2 लाख इस्कान से जुड़े हुए सदस्य जो ढाका और आसपास में ही हैं, वो लोग सारे के सारे लोग नज़रबंदी की स्थिति में हैं। कल्पना करिए कि आपको ये कह दिया जाए कि आज आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उस दिन हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। तबीयत खराब रहती 2 घंटा के लिए, डॉक्टर बोलता आराम कर लो, तो हम आराम नहीं कर पाते। लगता है कि यार कुछ लोग आ जाए जिनसे हम बातचीत करें या बाहर निकल के कुर्सी लगा के बैठ जाएं या जरा कहीं घूम आएँ, और वो लोग नज़रबंद की स्थिति में है 2 लाख लोग। ये तो उनकी बात है, और वहाँ जो लगभग 1.25 करोड़ जो सनातनी हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, ज़रा कल्पना करिए। और कल्पना करेंगे तो आप घर से बाहर तत्काल निकल जाएंगे और आपको ये, आपका मन स्वतः कहेगा कि कुछ नहीं तो कम से कम बांग्लादेश के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को 4 ठो गाली तो आपस में हम दे ही दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। संघ में हम लोग जो कहते हैं कि जब जब हिंदू जागा है देश का संकट भागा है। हिंदू समाज अगर जागता है तो कोई न कोई इतिहास रचता है। सवाल यह जागे तो ये जो कुंभकर्णी नींद हम लोग जो बोलते हैं ना, कि कुंभकर्ण जब जागता था तो वो रावण का विरोध करता था कि आपने गलत किया है, माता सीता का अपहरण आपने किया है, ये गलत किया है, उसको सौंप दो, और इसके बाद फिर सो जाता था। कुल मिलाकर के विरोध करना एक जागरण का पृष्ठभूमि जो बनता है तब तक के करते हैं, समाज फिर सो जाता है। आज उस जागरण को एक स्थायी स्वरूप देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से विदेशों में ये जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारत में हम लोगों की कमजोरियों का फ़ायदा उठाने का प्रयास होता है, और इसलिए हम सब देख रहे हैं कि हमारे मुख बनकर जिन्होंने अपना वो व्यक्त किया उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किया गया, उनको बंद कर दिया गया। चैतन्य कृष्णदास जी जो है वो एक प्रकार से ऐसे ही लोगों का एक नेतृत्व करने के लिए उन्होंने जो अपना मुखर होकर बोलना प्रारंभ किया था। आज उनकी स्थिति
तो हम माने यहाँ की भी सरकार, भारत की सरकार भी, अब भारत में तो आज हम देखते हैं तो सारे विश्व में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का सम्मान हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए एक विश्व शक्ति को भी आह्वान करना और बांग्लादेश की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए जो जो भी हो सकता है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हम ज्ञापन भी देने वाले हैं राज्यपाल के नाम से, महामहिम राष्ट्रपति के पास भी वो ज्ञापन पहुंचेगा और देश भर में इस प्रकार का वातावरण बना है। ये जब संदेश जाएगा तो सरकार की तरफ से भी कुछ न कुछ हो ही रहा है और भी होगा। जी 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 जी, इसलिए ये इस कार्यक्रम की एक बहुत ही महत्ता है और जो भी सुन रहा है उन सबसे मैं आग्रह भी करूंगा कि इस कार्यक्रम में अवश्य ही पहुंचे। 2 बजे से 5 बजे तक सुभाष चौक निहारिका टाकीज के पास ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें धरना प्रदर्शन है। सबकी जितने अधिक संख्या में हम पहुंचेंगे उतना अच्छा वहाँ का वातावरण बनेगा और उसी वातावरण के कारण पूरे अपने क्षेत्र में ये संदेश जाएगा कि हिंदू हम सब एक हैं। जी जी, एक बात और आती है भैया, जैसे अमूमन ये मान लिया जाता है कि जो हिंदू विचारधारा के लोग हैं या सनातनी हैं, सनातनी व्यवस्था पे यकीन करने वाले लोग हैं, वही लोग पश्चिम वहाँ जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में उसका विरोध कर रहा है। ऐसा ना माना जाए, पूरा भारत इसका विरोधी है। पूरा। और हम तो इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब उसके 2 टुकड़े करने में भूमिका निभाई थी, तो सीधी सी बात है कोई ये था कि वहाँ जो भारतीय मूल के, क्योंकि हमारा ही हिस्सा था ना वो, तो 1947 में ही तो हमसे अलग हुआ है, हमारे ही लोग हैं, वहाँ भी पाकिस्तान में भी हमारे लोग थे, हैं अभी भी। तो वो जो हमारा ही हिस्सा है, हमारी संस्कृति, वो मुस्लिम और ये हिंदू और इसकी बात से अलग करके चले तो एक भारतीय संस्कृति है। देखिए एक जो आतंकवादी घटनाएं होती है तो आया धर जिसको चाहे उसको मार दो। यहाँ तो पहचान के मार रहे हैं, मारा जाए कि भारत के समर्थक है, भारत के समर्थक हैं, ना तो वो जाति पूछ रहे हैं, ना कोई धर्म पूछ रहे हैं, कोई जैन है, बौद्ध है, सिख है, ऐसा कुछ नहीं। वो काफिर है, उनके नज़र में काफिर है। यहाँ तक कि बता रहे हैं कि अंडरवेयर वगैरह खोल के भी देखते हैं कि कौन है क्या है और उसके बाद मार देते हैं। मतलब ये भीषण नरसंहार की जो स्थिति बनी है, ये मतलब देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है। इस प्रकार का किसी भी देश में होना, तो इसके विरुद्ध में खड़ा होना ये आज मानवीय कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो वही बात है कि इसको पॉलिटिक्स से भी न जोड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस ने, भाई इंदिरा गांधी जी तो कांग्रेस की नेत्री थी, उन्होंने वो किया था। और मैं खबर पढ़ रहा था कि फुरफुरा शरीफ है पश्चिम बंगाल में, जो पिछली बार ममता बनर्जी जब चुनाव जीती तो उस समय वो भी खड़े हुए थे, तो ये माना गया था कोर्ट कटेंगे, इससे उनको नुकसान होगा, तमाम अपनी तरह की बातें। और उस समय बताया गया था कि लाखों की तादाद में उनके अनुयायी पश्चिम बंगाल में हैं, सब इस्लाम धर्म पर यकीन रखने वाले लोग हैं। उन्होंने 3 दिन पहले वहाँ कलकत्ता में वाणिज्य दूतावास जो बांग्लादेश का, वहाँ जाकर के उन लोगों ने घनघोर विरोध किया। जी जी। तो मुस्लिम है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भाव, यहाँ तो भारत की बात है, यहाँ मुस्लिम और सिख और ईसाई और हिंदू की बात न करके ये बात होनी चाहिए कि जो भारतीय संस्कृति पर वहाँ कुठाराघात किया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके विरुद्ध आवाज उठाने में हमारी भी भूमिका होनी चाहिए, सोच करके लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल। अभी मैं उस दिन वो देख रहा था तो अपने एक जो मुस्लिम नेता थे और जो बड़े कट्टर मुस्लिम नेतृत्व करते हैं, ऐसा भी है, तो उनको जब पूछा गया कि आप अपनी स्थिति भारत में क्या देखते हैं जी, तो बोले भाई यहाँ तो सभी कुल मिलाकर के हिंदू से ही बने हुए सारे हमारे मुसलमान बंधु हैं, इसलिए हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक है। तो बोले आप ये स्वीकार कर रहे हो? तो फट से वहाँ पर बोले अब एकदम से मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को अन्यथा ना लो, लेकिन ये सच्चाई है। जी। ऐसा जो, तो ये अंदर में तो सबके मन में वो बातें हैं, कोई मुखर होके बोलता है, कोई नहीं बोल पाता, कोई अपने ही मजहब के कारण कि हम किस प्रकार से ऐसी बात बोले, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुखर होकर बोल भी रहे कि आज भारतीय संस्कृति में कुठाराघात अपने ही पैरों पे वो चोट लगने जैसा है। इसलिए भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हम सब एक हैं। हम में भेद पूजा पद्धति का हो सकता है, जी जी, पूजा पद्धति अलग है, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, वो मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम ये एक अलग बात है, परंतु संस्कृति तो संस्कृति हमारी एक है। इंडोनेशिया ने उदाहरण दिया, अनेक देशों ने उदाहरण दिया, प्रस्तुत किया ऐसा कि वहाँ पर
सरस्वती माता की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, और पूजा ही नहीं करते तो अनेक ऐसे काम भी करते हैं कि जैसे वहाँ गरुड़ एयरवेज है। जी। हमारे यहाँ तो एयरपोर्ट हाँ इंडियन आपत्ति कर दें, एयरलाइंस। अभी आपत्ति कर दें अगर उस पे आ जाए हाँ, तो जी। कुल मिला करके वहाँ ये बोलते हैं कि हमारा मजहब अलग है, पूजा पद्धति अलग है, परंतु संस्कृति एक है। ये वहाँ की राजधानी को तो अयोध्या कहा जाता है। जी जी जी। तो ये सारी बातें आप अगर अपने दिमाग को खोलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हमको तो लगता है, हम सबको विचार करना चाहिए कि हम जितना जानते हैं उतने में ही अगर रहेंगे ना तो कूप मंडूप रहेंगे। जरा बाहर निकले, पढ़े, तब आपको पता लगेगा कि आप हो कहाँ। भारतीय संस्कृति पर जिस तरह का अभी वहाँ पे आक्रमण हो रहा है, उस पर अगर आप नहीं जागे तो आने वाला दिन, हम लोग तो चलो अपने अपने हिस्से की ज़िंदगी जी चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी संतति का क्या होगा, इसके बारे में अगर विचार करेंगे तो आपके पाँव स्वयमेव आज बाहर निकलेंगे और धरना स्थल तक पहुंचेंगे। संस्कृति अगर बिगड़ी तो आने वाली पीढ़ी बिगड़ेगा, आने वाले जो हमारी संतान है उनकी स्थिति क्या बनेगी। ये बिल्कुल आपने जो सही बात एक संकेत दिया है, ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर अपने को विचार, मैंने समाज में विचारशील ऐसे लोग नहीं है, ऐसा नहीं, समाज में है जी। लेकिन आज स्थिति क्या बन रही है कि कटे पूछ की लोमड़ी जैसे जी। है ना। यानी ये जो पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण वो इसलिए हो रहा है कि लोग हमको दकियानुसी न समझ ले, लोग ऐसा ना समझ, अंदर में सब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कर रहे हैं। तो इन बातों को थोड़ा गंभीरता से लेते हुए अपनी आने वाली पीढ़ी को संभालने की ज़रूरत है। इसीलिए संघ में आज कुटुंब प्रबोधन का भी विषय आया है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे संस्कार दे सकें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो हम अगर शुरू कर देंगे ना तो हमारे बच्चे निश्चित है धीरे 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 फिर वापस लौटेगा वो युग। आज ही मैं किसी से चर्चा कर रहा था सुबह, तो बोले अब जो आप कुटुंब की बात करें ना, तो बोले कहीं कहीं जब ये खबर आती है ना, कभी पढ़ने को मिलती है, किसी चैनल पे देखने को मिलती है, सोशल मीडिया पे, कि एक बड़ा परिवार है 50 लोगों का, 100 लोगों का, और वो सब एक साथ बैठ करके रोटी खाते हैं, एक साथ उनका पूरा जीवन बसर हो रहा है, तो बड़ा सुकून मिलता है। लगता है कि देखो हमारे बुजुर्ग जो करते थे हम उसको छोड़ दिए हैं। जी। इस तरह की चीज़ें अगर हमारे मन को कहीं थोड़ा सा टक कर रही हैं, इसका मतलब मन हमारा वापस लौट रहा है। बिल्कुल। तो अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो ना तो हम यहाँ मुसलमान की बात करेंगे, ना यहाँ हम ईसाई की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति पर जो भी आक्रमण करने की कोशिश करेगा, उस आक्रमणकारी का विरोध करने के लिए हम तन मन धन से एकत्रित होकर के खड़े होंगे। ये भाव हमारे मन में जागृत जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज उम्मीद करते हैं कि लोग आएंगे 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 आएंगे। लोगों के मन में ये बात है, जो भी सुन रहे हैं सभी आंदोलित हो रहे हैं कि बिल्कुल इस प्रकार का वो होना ही चाहिए। और ये समझ ले कि आज अगर हम नहीं जागे, आज हम अगर समाज को जागरूक करने की दृष्टि से थोड़ा बहुत अपना समय नहीं निकाले, तो फिर भगवान मालिक है। हाँ, भविष्य में माफ नहीं करेगा। लेकिन एक उम्मीद है, लोग आएंगे, एक कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम होगा, और सभी अपने अपने साथ में लोगों को जागरूक करते हुए साथ में भी लेकर आएंगे, तो हम एक समाज का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज उसका प्रारंभ हुआ ये मानना चाहिए, कार्यक्रम करके खत्म हो गया ऐसा नहीं है। जी जी जी। हम आज से ये क्योंकि नाम भी अपना जो रखा गया है ना, अभी जो अभियान समिति जो बनाए हैं, उसमें विश्व सनातन संस्कृति रक्षा मंच, जी, यानी विश्व स्तर पर जहाँ जहाँ भी सनातन संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है, तो मुखर हो के हमको कोरबा के लोगों को भी, कोरबा का जनमानस एक ऐसा मतलब संदेश पूरे क्षेत्र में देता है। मैं तो संघ दृष्टि से बोलता हूँ कि हमारा यहाँ पर जो कार्य है वो पूरे प्रांत में एक ऊर्जादानी है, यहाँ से ऊर्जा जाती है। जी, तो जी, ये इसमें हम सबका सहयोग होगा। इसी अपेक्षा के साथ हम सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कार्यकर्ताओं से, गढ़ व्यवस्था के माध्यम से भी इसको काफ़ी प्रयास करके लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो हमारा भी आप सबसे आग्रह है कि बिल्कुल आए, शक्ति दिखनी चाहिए। अब यहाँ कोई लठ नहीं चलना है ना, ये भी मत डरिएगा कि कहीं पुलिस लाठी ने चला दे। कई बार लोग सोचते हैं कि कौन जाए, वहाँ विवाद हो जाएगा। बहुत अच्छी व्यवस्था लोगों ने की है जो इसका संयोजन कर रहे हैं। घंटा घर से लेकर के कोसाबाड़ी तक बिल्कुल लोग ही रहें, और 2 घंटा मान लीजिए कि आप भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित कर रहे हैं अपना, सिर्फ 2 घंटे, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक, और आप निकलेंगे
तो आप यकीन मानिए जब इसके बाद आज शाम को जब आप रात को भोजन करने के बाद रात को विश्राम करने जाएंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि वाकई हमने आज जो कुछ किया है ये हमारी संतति के लिए किया है, हमारे देश के मुस्तकबिल के लिए किया है। बड़ी सुकून की नींद आएगी। तो सुकून की नींद का आनंद लेने के लिए आज आप घर से ज़रूर बाहर निकलिए। चलिए, इसी आह्वान के साथ और कुछ कहना चाहेंगे भैया? जी नहीं, अब हम एक तो आह्वान ये है, दूसरा हम जो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा ये आज आगाज है कहना चाहिए, एक प्रकार से हमने आज ये शुरुआत की है, प्रारंभ है। हाँ, प्रारंभ है। परंतु बांग्लादेश में जब तक के ये जो क्रूरता से नरसंहार जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रहा है, इसमें लगाम जब तक नहीं लगेगी हम चुप नहीं बैठेंगे। हम जहाँ पर भी रहेंगे, होटल में चाय भी पी रहे हैं तो कभी न कभी इस विषय पर चर्चा कर ले, कभी बातचीत कर ले, क्या हुआ, कैसे समाज के बारे में थोड़ा सा चिंतन कर ले। इसकी शुरुआत आज से हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी, बिल्कुल हो जाएगी। और चलते चलते हम लोग बाल्यकाल में रामलीला देखते थे ना, तो उसमें कुछ न कुछ अलग से वीर रस का या कभी कभी कुछ दूसरे तरह के ड्रामे भी उसमें जोड़ दिए जाते थे। तो आप इधर बात कर रहे थे दर्शकों से, तो उसी समय मेरे ध्यान में आ रहा था कि चूंकि मेरा जन्म अवध क्षेत्र में हुआ था, अवधी बोली जाती है भगवान राम की जो भाषा थी, तो एक तो उसमें गीत आता था, हमहू नेफा चलबे न। नेफा की लड़ाई उस समय चल रही थी, लड़के हथवा में बंदुकिया, मतलब बड़ा भावपूर्ण गीत था। बच्चे गाते थे उसको, हम लोग भी गाते थे उस समय। तो उस समय ये गीत गाते समय एकदम से रोमांच होता था कि अगर मौका मिल जाए, छोटे छोटे थे, मौका मिले तो दांत ही से काट लेंगे उनको, अगर बंदूक नहीं रहेगी हाथ में। ये भाव हमारे अंदर जागृत होगा तो निश्चित कार्यक्रम सफल होगा। और जो आज आगाज है इसका इख्तिताम और बेहतर हो, ईश्वर करे, इस कामना के साथ आज इस कार्यक्रम को, हेडलाइन को यहीं पर विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बड़ा कीमती समय आपका मैं चुराता हूं अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आप लगातार प्रवास पर रहते हैं। जब मैं आपको फ़ोन करता हूं, आप बोलते हैं मैं कोरबा में हूं, तो मुझे आनंद आता है कि आप आज ज़रूर समय देंगे। और आज कई कार्यक्रम था, उसको आपने स्थगित किया और दर्शकों के लिए स्टूडियो पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे स्टूडियो के कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को पुनः आमंत्रित करते हुए आप सबसे भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।